Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 8, that's name is a small business and enterprises, and it is our third part. In this part our today's topic is the intellectual properties rights and the entrepreneurship. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट क्या होती है और इंटरप्रेन्योरशिप में क्या चीज़ें उसका रोल है उसके बारे में हम समझेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट एंड द इंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम कैन बी क्रिटिकल इन हेल्पिंग द न्यू वेंचर्स ट्रांसफॉर्म देयर इनोवेशन पोटेंशियल एंड द क्रिएटिविटी इनटू द मार्केट वैल्यू एंड द कॉम्पिटिटिवनेस. तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम जो है यानी आईपी सिस्टम जो होती है कैन बी क्रिटिकल इन हेल्पिंग द न्यू वेंचर. वो क्या एक क्रिटिकल सिचुएशन को, एक कठिन वे ऑफ मीन्स को जनरेट करती है जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं, कोई वेंचर को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, किसी वेंचर को जनरेट करने का काम करते हैं. और ये भी कहता है देयर इनोवेशन पोटेंशियल, और वो उसमें क्या करते हैं, वेंचर्स के थ्रू क्या करते हैं, नए इनोवेटिव पोटेंशियल जो होती है यानी कोई फॉर्म है उसका जो इनोवेटिव पोटेंशियल है यानी कि जो वो काम कर सकती है, जो उसके पास नए आइडियाज़ हैं, नई लॉन्चिंग है, उसको क्या करते हैं, चेकआउट करने का काम करते हैं और उसको क्रिएटिविटी को बनाते हैं इनटू द मार्केट वैल्यू. किस वैल्यू पे, मार्केट की वैल्यू पे, और कॉम्पिटिटिवनेस यानी कंपटीशन जिस तरीके से फेस की जा रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए. ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है इन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वेंचर्स के थ्रू लोग क्या करते हैं, नए नए इनोवेशन को जनरेट करने का काम करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ पे वर्क करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि जो मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा है उसको क्या करते हैं, फेस करने का काम करते हैं और साथ ही साथ नई नई क्रिएटिविटी को जनरेट करने का काम करते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट क्या होती है, एक ऐसी राइट्स होती है जिसके थ्रू वो क्या करती है, उसको जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको अथॉरिटी दी जाती है या उसको अलाउ किया जाता है कि वो क्या कर सकते, नए नए इनोवेशन को जनरेट कर सके. यानी उसको कोई नई चीज़ अगर वो करता है एक इंटरप्रेन्योर पर्सन तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू किया जाता है. इट ऑल्सो गिव एन एज ओवर योर कंपटीटर, और ये क्या करता है, एक एज देने का काम करता है, तो आपको आगे बढ़ाने का काम करता है. जैसे आप किसी कंपनी में काम, आपकी कोई कंपनी है और उसके सिमिलर दूसरी कोई कंपनी भी काम कर रही है, तो जब दोनों सेम मैनर्स में काम करते रहेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही आपने नई स्कीम, नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो आपने क्या किया, नए इनोवेटिव सिचुएशंस को जनरेट करने का काम किया. और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये इनोवेटिव सिचुएशन जनरेट होते हैं तो आप क्या करते हैं, उस पहले जो आपकी कंपटीटर कंपनी है उसमें एज लेने का काम करते हैं, यानी उससे आगे निकलने का काम करते हैं. व्हाट इज द आईपी सिस्टम यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं. तो नॉर्मली कहता है जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज which includes the innovation like a patents, trademark, industrial design and the geographic indications. ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है भी एक सिंबल्स होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम. और ये सिंबल किस तरीके के होते हैं, लाइक पेटेंट्स, नए इनोवेशन के लिए हम पेटेंट्स कराते हैं. ट्रेडमार्क होता है हमारा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग होती है, जो इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्शंस होते हैं, जो हमारी कंपनी का अपना डिज़ाइन या लोगोज होते हैं. और इसके साथ जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो होते हैं ये पूरी तरीके से क्या दिखाते हैं, ये बताते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता. ठीक है. साथ ही कॉपीराइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, ये एग्जैक्टली इसका कोई अपना स्वरूप तो नहीं होता, लेकिन क्या होती है, ये कुछ राइट्स होती हैं जो लीगली अप्रूव्ड होती हैं. तो कॉपीराइट्स विच इंक्लूड्स द लिटरेटरीज एंड द आर्टिस्ट वर्क्स यानी कि लिटरेसी वगैरह जो सिचुएशन आती है, जो आप कुछ कॉपीज कुछ पोएट लिखते हैं, कुछ क्या करते हैं सॉन्ग्स लिखते हैं, या फिर कुछ आपका पोएम होता है, ठीक है, कुछ प्ले होता है. इसके साथ साथ अगर देखें कोई बुक्स आपने राइट कर ली है तो वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अगर अच्छी है, उसकी कॉन्सेप्शन अच्छे चल रहे हैं, उसकी डिमांड अच्छी है तो आप उसकी कॉपीराइट्स ले सकते हैं. और उसकी सिचुएशन में क्या होता है, राइटर्स कैन डील विद दैट. कॉपीराइटर राइटर्स क्या करता है, उस कॉपीराइट्स के थ्रू डील कर सकता है, वो जिसको चाहेगा पब्लिशिंग का बेनिफिट्स दे सकता है कि हाँ भाई आप दूसरी कंपनी पब्लिश कर सकती है, ये नहीं कर सकती है. कोई और कंपनी बिना उसकी अथॉरिटी के, बिना उसके रजामंदी के कोई भी उसकी कॉपी को प्रिंट नहीं कर सकता. फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द जनरल टर्म्स फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी
राइट्स ऑन द एसेट्स। तो नॉर्मली वही चीज़, यानी कि क्या कहता है, ये असाइनमेंट देने का, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर एक अथॉरिटीज प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में होती हैं। आगे बात करते हैं आईपी सिस्टम एंड एज एन एसेट्स फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है, यानी कि एक जो प्रोसेस होता है जिसमें एक इंटरप्रेन्योर क्या करता है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, उसके लिए क्या होती है, एक एसेट्स के रूप में होती है, क्योंकि वो नए आइडिया पे काम कर रहा होता है। लैंग्वेज क्या कहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक आईपीआर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव के लिए, नई चीज़ों को लाने के लिए जो आईपीआर होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल आपको दे दूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कंपनी में, एक छोटी सी कंपनी थी और उन्होंने एक ऐसा पाइप बनाया था जिसमें हम वाटर फ्लो जैसे ही करते वो पाइप बड़ी हो जाती है और जैसे ही वाटर फ्लो बंद करते वो पाइप छोटी हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, कॉपीराइट लेने से पहले, उसकी पेटेंट राइट्स लेने से पहले ही क्या किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इशू किया तो जब तक पेटेंट राइट्स उनको मिलता तब तक मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुकी थी जो उनके लिए कंपटीशन का रोल प्ले कर रही थी। तो इस सिचुएशन में ये क्या हुआ कि उनसे पहले कुछ लोगों ने क्या किया, इस राइट्स को हायर करने का काम किया, तो जिसमें उनको लॉस हुआ। फिर उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने इनोवेशन में चेंजेस लाए और फिर चेंजेस लाने के बाद उसको पेटेंट कराने का काम किया, फिर उसको लोगों के सामने लाया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हम कोई चीज़ इनोवेशन में कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, तो उस इनोवेशन की सिचुएशन में क्या है कि किसी ने उसकी कॉपी कर ली और हमारे पास आईपीआर सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमारे पास अगर देखें तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास होनी चाहिए वो नहीं है, तो वहाँ पर हमको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कहता है एंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग वे की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। जब आपके पास इनोवेटिव पोटेंशियल होता है तो आप क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू को प्राप्त करने का काम करते हैं, यानी कि आप मार्केट में हमेशा बने रहते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा कहता है स्पेशली द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद आईपीआर। अगर जो अपकमिंग जो एंटरप्रेन्योर अभी शुरुआत जो कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, आईपीआर के थ्रू अपने नाम को और अपने मार्केट को जनरेट करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आईपीआर में मोस्ट ऑफ उस चीज़ों की राइट्स दी जाती है जिसमें क्या होती है, नए इनोवेशन होते हैं, नई चीज़ें होती हैं। देन हम बात करते हैं रिसर्च शोज द मोर दैन 25% आर टेकन बाय न्यू एंड द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च शोज मोर देन 25% पेटेंट। ठीक है, रिसर्च के थ्रू क्या होता है, लगभग 25% पेटेंट्स क्या ले लिए जाते हैं किसी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये वो लोग होते हैं जो रिसर्च के थ्रू निकल के आते हैं, यानी वो पहले आइडियोलॉजी बनाएंगे, पहले डिस्कवरी करेंगे, फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पे फिर आइडियोलॉजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें करने के बाद वो क्या करते हैं, बिजनेस में को पूरी तरीके से स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। तो उसमें क्या 25% पेटेंट वो आने से पहले ही करा लेते हैं। फिर आईपीआर गिव्स द एंटरप्रेन्योर्स प्रॉपर्टीज राइट ऑन द इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये आईपीआर जो दिया था वो इंटेंजिबल एसेट्स पे देते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उनकी वैल्यू होती है। फिर साथ ही साथ कहता है आईपीआर गिव्स एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स एंड हेल्प यू टू बिकम अ लीडर इन द योर फील्ड। तो क्या करती है आईपीआर, क्या करती है, जो कंपटीटर उसका है उसके ऊपर एज, ओवर एज, यानी कि अगर देखें तो उससे आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अपने मार्केट में, अपने फील्ड में लीडर के रूप में सामने आते हैं। और इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसमें कॉपीराइट आ गया, पेटेंट आ गया एंड ट्रेडमार्क। ये तीन तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो नॉर्मली विजुअलिटीज अगर देखें तो इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता लेकिन इनकी वैल्यूज होती है और इनको डील या इनको मार्केट में इनका इंपॉर्टेंस होता है। बताए कॉपीराइट क्या होती है भाई, तो कॉपीराइट की जब बात करते हैं द प्रोटेक्शन गिव द कॉपीराइट्स होल्डर्स द एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी द वर्क, मॉडिफाई इट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्लेटफॉर्म एंड डिस्प्ले द वर्क पब्लिसी। तो नॉर्मली अगर देखें तो कॉपीराइट का सिचुएशन क्या होता है, जो कॉपीराइट ऐसी जो सिचुएशन जो कॉपीराइट होल्डर होता है जिसके पास कॉपीराइट की अथॉरिटी होती है, एक्सक्लूसिव द राइट टू कॉपी, उसके पास वो उसकी दूसरी कोई कॉपी जनरेट नहीं कर सकता। मतलब ये है कि किसी ने पैनासोनी के नाम से कोई प्रोडक्ट बनाया तो दूसरी कोई कंपनी पैनासोनी के नाम से प्रोडक्ट नहीं बना सकती और हूबहू उसकी कॉपी नहीं कर सकती। वही थिंग्स, वही स्टेटमेंट, यानी मान लीजिए कोई पूनम गांधी की हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो पूनम गांधी की बुक्स में क्या है, पूनम गांधी ने जो लिखा है वही चीज़ कोई और हूबहू लाइन में नहीं लिख सकती। ये होता है कॉपीराइट को मेंटेन करना, यानी कि उसकी कोई डुप्लीकेशन नहीं कर सकता। फिर पेटेंट्स की बात करें, पेटेंट प्रोटेक्ट द प्रोसेस ऑफ मेथड एंड इनोवेशन दैट द नोवेल
are the novel and non-obvious and useful. If granted and the patents give you the monopolies on the sales using the making or the importing एंड इनोवेशन, तो नॉर्मली क्या होता है इसमें मोनोपॉलीज मिल जाती है। कई बार पेटेंट में क्या होता है, जिसके नाम से होता है पेटेंट, उसके पास ये राइट होती है कि वो क्या कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसको यूज कर सकता है, उसकी मार्केटिंग कर सकता है, उसको ज़्यादा नए तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी कि उसके पास राइट्स होता है कि वो अपने प्रोडक्ट का जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से इस्तेमाल करे, चाहे खुद प्रोड्यूस करे, चाहे किसी और से प्रोड्यूस करे, चाहे खुद बेचे, चाहे किसी और से बिकवाए। द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जरूरी भी नहीं होता है लेकिन जरूरी होता है। फिर ट्रेडमार्क की बात करें तो ये देखिए सिंबल होता है। नॉर्मली किसी भी कंपनी की अगर बात करें, जैसे वी मार्ट आज का टाइम में आता है तो वी बना होता है, मार्ट लिखा होता है। वी बाजार की बात करें तो बी बड़ा बना होता है, बाजार लिखा होता है साथ में। ट्रेडमार्क इज अ लाइक अ ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक ब्रांड नेम होती है। इट इज एनी वर्ड्स और द symbols that represent the product to identify and discussing the its form other products, differentiate its form the other products इन द मार्केट प्लेस। तो नॉर्मली क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सिंबल होता है जिससे हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंस करने में आसानी होती है। यानी कि हमारे पास कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है या फिर ये नेम ऑफ ब्रांड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, उसको हम आसानी से पहचान, जैसे सैमसंग का फ़ोन होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका नाम होता है, लेकिन दूसरी कंपनी का फ़ोन होता है तो उसकी भी उसका नाम होता है। तो दोनों अलग अलग ट्रेडमार्क के बेसिस पे होती हैं और उसके का जब भी काम होगा सैमसंग का, तो सैमसंग का जो सिंबल लेवल होता है उसी के हिसाब से उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट होते हैं। तो हम बात करते हैं अब स्मॉल बिजनेस की बात कर ले, यहाँ नया कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल बिजनेस में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो नॉर्मली कहता है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस एग्जिस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर देखें तो दुनिया भर की जितनी भी कंट्री है सारी जगहों पे कम से कम स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस तो है ही। और ये भी कहता है बट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस एज देयर इज अ scarcity of the capital and imbalance of the labor, and small scale enterprises use the labor intensive and per capita or capital saving techniques। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो इंडिया है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या है, लेबर इंटेंसिव होता है और यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। बड़ी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो कम है लेकिन छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ देखें तो यहाँ पे लोग ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं। लेबर इंटेंसिव का सेंस ये होता है कि ज़्यादा लोग काम करने वाले होते हैं, मशीन से कम काम लेता है। मशीन से कम काम लेने का मतलब ये होता है द कैपिटल टेक्निक का या कैपिटल सेविंग टेक्निक का सेंस ये है कि लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ मशीन पे पैसे खर्च नहीं किए जाते, वो कहाँ खर्च किए जाते हैं, लेबर पे खर्च किए जाते हैं। लेकिन कैपिटल ट्रेडिंग में क्या होता है, तो कैपिटल इंटेंसिव होने में से जो वहाँ मशीनरी पे लोग पैसे खर्च करते हैं, लेबर पे कम खर्च करते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, यानी लोगों के माध्यम से ही काम कराती हैं। द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस the small scale industries were defined by the Industries Development and Regulation Act, IDR Act, Industries Development and Regulation Act 1956 as the any enterprises which employs not more than 50%, कोई भी enterprises जिसके employee 50 लोगों से ज़्यादा न हो, when using the power and 100 when नॉट यूजिंग द पावर। अगर मतलब 50 लोग हैं वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और 100 लोग हैं लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या जानते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेकिन साथ साथ ये भी कहता है लेकिन जिसका कैपिटल क्या हो, कैपिटल एसेट्स 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा कैपिटल एसेट्स नहीं है और उसके पास 100 लोग हैं लेकिन पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर मतलब 50 लोग हैं जो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं या 100 लोग हैं जो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडस्ट्री डेवलप होती है वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेटर ऑन 1956 की अगर बात करें, 60 की बात करें, 66, 75 और 80 की बात करें और टिल 90 की बात करें तो ये भी कहता है डेफिनेशन वाज रिवाइज्ड। तो यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़े से बदलाव आए। क्या बदलाव आए वो यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्मॉल स्केल स्मॉल बिजनेस एज पर द MED एक्ट, यानी कि वही जो हमने आपको बताया पहले इसका, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्सचेंज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे क्या दो सिचुएशन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती है और सर्विस इंटरप्राइजेज आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसकी बात करता है, जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग होता है, और सर्विस इंटरप्राइजेज में जो केवल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम बात करें तो माइक्रो लेवल की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिस कंपनी का जो टोटल कैपिटल है 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है,
तो वो माइक्रो में आती है। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर से बात करें तो यहाँ पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो वो माइक्रो में आती है। स्मॉल की बात करें तो 5 करोड़ कम से कम उसका टर्नओवर हो, ठीक है, या उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो 5 करोड़ का हो, और सेविंग में अगर बात करें तो वो 2 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या कहलाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। लेकिन मीडियम स्केल की बात करें तो नियर अबाउट 10 करोड़ इसका कैपिटल इंडस्ट्रीज हो, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। और अगर देखें इक्विपमेंट्स की बात करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 करोड़ के आसपास का सर्विस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये मीडियम का कहलाता है, मीडियम टर्म्स में कहलाता है। अब हम बात करते हैं एक केस स्टडी के बारे में, जहाँ पे लिखा गया है कि डूवेल is manufacturing unit to produce all kinds of school and office stationery such as a pencil, pen, papers, notes, books, etc. in Gurgaon. डुवेल क्या एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो क्या करती है, स्कूल और ऑफिस के लिए क्या करते हैं, स्टेशनरी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिसमें वो पेन बनाती है, पेंसिल बनाती है, पेपर बनाती है, नोट्स बुक्स बनाती है। वो गुड़गांव में स्टैब्लिश है। कहता है द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इन प्लांट एंड मशीनरी इज ओनली 3 करोड़। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का वो क्या है, 3 करोड़ है। और ये भी कहता है आइडेंटिफाई द कैटेगरीज टू विच दिस बिजनेस विल फॉल्स एज पर द MED एक्ट 2006। तो नॉर्मली अगर देखें तो ये पूरी तरीके से देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है इसका 3 करोड़ से कम है और 25 लाख के आसपास है। तो कहता है कि 25 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, इस वजह से ये क्या होगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस के रूप में ही इसको देखा जाएगा। अब बात आती है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, देखिए अगर देखें तो बहुत सिंपल से वर्ड में समझिएगा। रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ जो छोटी इंडस्ट्री काम करती हैं उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। वहाँ पे वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। यहाँ पे लैंग्वेज भी कहता है द एम्प्लॉयमेंट, पहला ये कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द लेबर इंटेंसिव, जैसे हमें पता है कि वो क्या होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग काम करने वाले होते हैं, लोगों के माध्यम से काम होता है। सो द प्रोवाइड द एडिशनल इक्विपमेंट्स टू द मैन एंड वुमेन्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को, मेन एंड वुमेन दोनों को क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। फिर नेक्स्ट द एग्रीकल्चर, नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल स्मॉल बिजनेस कंस्टिट्यूट द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और उसके बाद क्या है, इस छोटे से इंडस्ट्रीज के बाद ज़्यादातर लोग इंडिया के लोग क्या हैं, वो जो विलेज या रूरल एरिया में रहते हैं वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट हु रिमेन आइडल ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर। कई बार क्या होता है कि ऐसी छोटे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ऐसे लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम करती हैं जो एग्रीकल्चर से तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्निंग कर ही रहते हैं, लेकिन टाइम पीरियड जैसे ही खत्म होता है, एग्रीकल्चर सेशन जैसे खत्म होता है, वो क्या होता है, जॉबलेस होते हैं। तो उस जॉबलेस टाइम में वो क्या करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। फिर कहता है इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। नो डाउट अगर देखें तो गांव में लेवल ऑफ इनकम जो होता है वो कम होता है, और जब कम लेवल ऑफ इनकम होता है तो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बेसिस पे, जिसमें आपको बताया गया कि 50 लोग काम करते हो या फिर 50 लोग पूरी तरीके से काम करते हैं और 100 लोग पूरी तरीके से काम न करते हो। तो इस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन जो जनरेट होती है वहाँ पे क्या होता है, गांव के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो एग्रीकल्चर के बाद जो टाइम बचता है वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं छोटे इंडस्ट्रीज़ में काम करने का काम करते हैं, और वहाँ से वो अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पैसे उनको ठीक ठाक मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोमोशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड द क्रिएटिंग सेंस, क्रिएटिव सेंस की अगर बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ किसी भी छोटे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम नहीं करती, और करती भी तो बहुत रिसर्च करने की बात करती है, कहीं उसको लॉस हो जाए। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, स्मॉल बिजनेस सेटअप द रूरल एरिया द एज एरिया प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्टिस्ट अचीवमेंट क्रिएटिविटी दैट हैज़ बीन द सुपरवाइज्ड इन द रूरल एरिया। तो नॉर्मली देखें तो बहुत सारी क्रिएटिविटी को जनरेट करने का काम करती है कि आपके अंदर कोई स्किल है तो आप अपने रूरल एरिया में भी उसको डेवलप करके क्या कर सकते हो, बेनिफिट या फिर इकोनॉमिक बेनिफिशियल सिचुएशन को जनरेट कर सकते हो। नॉर्मली मतलब रूरल डेवलपमेंट, नो डाउट अगर हमारे पास क्या हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हो रही है रूरल एरिया में तो उस गांव का या उस रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियां अपने आप, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, लोगों की इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर बनाती है, तो वहाँ की कनेक्टिविटी को भी डेवलप करने का काम करती हैं। लैंग्वेज भी कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप इन द रूरल एरियाज लीड्स टू देयर डेवलपमेंट विच मे रिजल्ट इन द रिकंस्ट्रक्शंस, sustained growth and the removal of the regional
डिस्पैरिटीज़, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं रूरल एंड अर्बन का, उसको भी रिमूव करने का काम करती है। नाउ द मोबिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, जो हमारे लोकल लोग हैं, गांव के लोग अक्सर सुनते होंगे आप कि कोई मुंबई चला गया कमाने, कोई दिल्ली चला गया पैसे को कमाने के पर्पज़ पे, तो यहाँ पे लोगों का जो मोबिलाइजेशन होता है, जो स्किल होती है वो मूव कर जाती है, तो वहाँ लोकल में डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब सिचुएटेड होती है रूरल एरिया में, तो वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिमूवल होता है या कह लीजिए कि माइग्रेशन जो होता है वहाँ के लोकल पीपल्स का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt or the query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.